आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश की हिस्ट्री का एक पेनफुल दिन रहा। उस रोज़ शेख मुजीबुर रहमान साहब और उनकी फैमिली के बहुत से लोगों को असैसिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ ज़ियाउर रहमान साहब की हुकूमत आई। और ज़ियाउर रहमान साहब की पॉलिसीज़ वैसे अवामी लीग की सेक्युलर पॉलिसीज़ से कुछ मुख्तलिफ थीं। ज़ियाउर रहमान वाज टिल्टेड मोर टुवार्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड रादर देन टुवार्ड्स इंडिया। ये वो टाइम था जब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे और इंडिया हकीकतन इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहा था कि बांग्लादेश को इन्वेड किया जाए। यही वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने शांति बाहिनी भी पैदा करवाई। बांग्लादेश की बदनामे ज़माना सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो इसी ज़माने में पैदा हुई थी, जो कि आज तक वैसे समहाव मौजूद है। फ़र्क ये है कि पहले इसके ऊपर रॉक का और कांग्रेस वालों का हाथ था, लेकिन आज उसके ऊपर आरएसएस का हाथ है। 1975 में ही इंडिया ने किंगडम ऑफ सिक्किम पर कब्जा कर लिया था और उसी साल बांग्लादेश के पानी का बड़ा हिस्सा चोरी करने के लिए इल्लीगल फराक्का बैराज भी शुरू कर दिया गया था, जो कि प्रॉपर एक रॉबरी में समझता हूँ कि बांग्लादेश के नेशनल असेट पानी के ऊपर ये डाली गई इंडिया की जानिब से। ये रॉबरी है, डकैती। आप देखेंगे बॉर्डर से कुछ ही दूर आप एक बैराज बनाते हैं और नीचे जाते हुए पानी को डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ, तो ये एक रॉबरी है। ज़ियाउर रहमान साहब को ये पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया ऐसा करने का प्लान कर रहा है, इन्वेड करने का और ये सारा कुछ। सो ही मूव्ड टुवर्ड्स वाशिंगटन। अमेरिका को उन्होंने कहा था कि स्टॉप दिस इंडियन नॉनसेंस। और अमेरिका के जो इंडिया में डिप्लोमेट्स थे उन्होंने इंडियन सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से तब मुलाकातें करके ऐसा करने से रोका था कि हमारा अप्रूवल इसमें नहीं होगा, अगर आप करेंगे तो डू इट एट योर ओन रिस्क, कल को हम बचाने नहीं आएंगे आपको। अच्छा, ये जो कंसर्न है ये शेख मुजीबुर रहमान साहब को भी था। इंडिया की जानिब से 2 नंबरी करने का ये जो कंसर्न था शेख मुजीबुर रहमान को खुद को भी था। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जनवरी 1972 को पाकिस्तान से जब लंदन पहुंचे शेख मुजीबुर रहमान, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से मुलाकातें की, बातचीत की उनसे। उनमें से एक बड़े आलमी न्यूज़ आउटलेट टाइम्स की रिपोर्टर्स डॉन कोगिन को भी शेख मुजीबुर रहमान ने इंटरव्यू दिया था, उनसे बातें की थी। और बाद में डैन कोगेन ने स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बताया था कि शेख मुजीब इज सस्पिशियस अबाउट इंडियाज अल्टीमेट इंटेंशंस, कि इंडिया करना क्या चाहता है, मुझे इनके जो इंटेंशंस है ना उसमें शक है। और ये जो सिक्किम में जो कुछ भी हो रहा था शेख मुजीबुर रहमान की उस पर गहरी नज़र थी। इंडिया जो कुछ भी कर रहा था बाद में उन्होंने एनेक्स कर लिया सिक्किम को, तो शेख मुजीबुर रहमान को इस पर शक भी था कि इंडिया जो कुछ भी कर रहा है ये सारी जो एनेक्स करने वाली हरकतें और ये कुछ मशकूक किस्म की, मिस्टीरियस किस्म की हैं। तो उनको पता था, इसीलिए ही आल्सो वांटेड टू हैव गुड लिंक्स विद पाकिस्तान टू कीप इंडिया इन चेक। लेकिन शेख मुजीब ने यह ज़रूर कहा था कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश लिंक्स विद पाकिस्तान, एज भुट्टो इज सेइंग, आई नीड टू टॉक टू माई पीपल फर्स्ट। पहले मुझे लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और फिर मैं पाकिस्तान के साथ लिंक्स रखने का सोच सकता हूँ। उनका फिर बाद में जो लाहौर का दौरा हुआ था, शेख मुजीब पाकिस्तान आए थे, लाहौर आए थे और वहाँ पर उन्होंने OIC की इजलास में शिरकत की थी। उस मीटिंग में वो शामिल हुए थे। ये इसी हवाले से था, ही नो व्हाट इंडिया वाज ट्राइंग टू डू इन द रीजन, इसीलिए ही वांटेड टू कीप हिज कार्ड्स ओपन। अब शेख हसीना साहिबा की पॉलिसीज़ वैसी नहीं रही जैसे शेख मुजीब रहमान की थी। शेख मुजीब की इंडिया पॉलिसी काफ़ी बेहतर थी शेख हसीना से। वो दोस्ती भी रखते थे शेख मुजीब, लेकिन साथ ही थोड़ा सा कॉशियस भी थे इंडिया के हवाले से, इंडिया के इंटेंशंस के हवाले से। और ये उन्होंने ओपनली ये जो डैन कोगेन जर्नलिस्ट थे उनके साथ उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया था कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है इंडिया जो कुछ भी कर रहा है। बाद में ये हुआ कि अवामी लीग जो थी ना ये इंडिया की तरफ कुछ ज़्यादा ही डाइवर्ट हो गई, वहाँ पर झुकाव रखने लगी अंटिल 2014-15। वहाँ से फिर एक पॉलिसी शिफ्ट नज़र आया है 2014-15 के बाद, अवामी लीग की पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आया है। और चाइना के राइज होना उसका सबसे बड़ा सबब था। चाइना के उभरने से ही एक अल्टरनेट आ गया उनके पास और उन्होंने एक पॉलिसी शिफ्ट बनाई वहाँ पे। इसका एक ऑब्वियस रीज़न इलेक्शंस में ये जो प्रो इंडिया पॉलिसीज़ रहीं बहुत सारे लोगों की वहाँ पर, इसका एक ऑब्वियस रीज़न ये था कि ये जो बहुत सारा वोट बैंक है अवामी लीग का, ये एंटी पाकिस्तान वोट बैंक भी रहा है, बहुत सारा उनका वोट ऐसा है। लेकिन फिर ट्विस्ट ये आया है कहानी में
कि मोदी साहब के आने के बाद इंडिया में सेक्युलरिज्म की वाट लग गई। बांग्लादेश में भी सेक्युलरिज्म था, उधर भी सेक्युलरिज्म था, लेकिन 2014 के बाद वहां तो सेक्युलरिज्म धपड़धूस हो गया और हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट गुंडे आ गए सरकार में वहां पे। इस वजह से ये होने लगा कि वो जो रवायती एक प्रो इंडिया सियासत रही थी अवामी लीग की, वो वहां पर लोग जो थे वो ज्यादा एंटी इंडिया बनने लगे। मोदी की सीएए जैसी हरकतें, फिर मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी किया था, और आरएसएस की जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी है, इस सब ने नई सिचुएशन रीजन के अंदर पैदा कर दी। और उसके बाद प्रो इंडिया अवामी लीग की जो पॉलिसीज थी वो फिजिबल नहीं रही, क्योंकि इंडिया में इंतहा पसंद गुंडे एज आई सेड हुकूमत में आए हुए हैं और दूर दूर तक वैसे इनके जाने का इरादा नहीं है। अगले 8-10 साल कम से कम तो भूल जाएंगे, कांग्रेस आएगी सरकार में, सेक्युलर्स आएंगे, वहां पर यही रहेंगे। हर इदारे के ऊपर इनकी ग्रिप मजबूत हो चुकी है। अमेरिका रिजीम चेंज की कैपेबिलिटी रखता है इंडिया के अंदर, लेकिन उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखे ना, जब बीजेपी वाले बिला वजह चीन से फड्डा लेके बैठे हैं सिर्फ इनको खुश करने के लिए। बीजेपी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन यूएस प्लान्स, वो जो कुछ भी कहते हैं ये कर लेते हैं। इसीलिए अमेरिका को रिजीम चेंज करने की जरूरत क्या है, उनको तो यही चीज चाहिए कि इंडिया लड़ता रहे चाइना से, तो लड़ा रहे पहले ही। लेकिन इस इंडिया फैक्टर की वजह से अवामी लीग को जरूर इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं मुल्क के अंदर, यहाँ बांग्लादेश में। ऐसे में शेख हसीना का एक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट सामने आया है। द प्रिंट इंडिया का बड़ा अखबार है, वो खबर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश पीएम हसीना कॉशंस पीपल ऑफ पॉसिबल रिपीटेशन ऑफ 1975 कार्नेज, और वो फरमा रही हैं कि मोर अटैक्स में कम। और फिर इसके बाद शी हैज कंपेयर्ड द सिचुएशन ऑफ 1975 एंड 2022। अब देखें, यहाँ पर वो अटैक्स की बात कर रही हैं कि उस किस्म के अटैक्स दोबारा हो सकते हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखें, ये कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं, बहुत ही ख़तरनाक बात है कि वो आने वाले दिनों में कुछ ख़तरे की तरफ इशारा कर रही हैं। आज से 4 महीने पहले वैसे मैंने भी ये इशू डिस्कस किया था, उस वक्त कहीं पे भी ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रही थी, लेकिन आई सेड कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल कियास इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान, अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। यूएस चाइना कोल्ड वार को मत भूलें, दोनों जो फोर्सेस हैं इसके साथ मिला लें रशिया, ये सारे अपने अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। म्यांमार में रशिया तेज़ हो रहा है ना, रशिया उनको देखें ऑयल भी दे रहा है, उनको हथियार भी दे रहा है, चाइना ऑलरेडी वहाँ पे है, अमेरिका बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहा है कि आप इंडो पैसिफिक में आ जाइए। ये सब क्या है? ये आलमी हालात हैं जो कि बांग्लादेश की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसको मत भूलें, कोल्ड वार को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। म्यांमार में इलेक्शंस हुए, जिसके बाद मजीद वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन पैदा हुई कि नहीं हुई? देखे ना वहाँ क्या हुआ इलेक्शंस में। सीआईए और इंडिया मुलविस थे आंग सान सूकी को ज़बरदस्ती लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री दिलवाने में, बहुत बड़ी विक्ट्री उनको दिलवा दी। सिर्फ ये था करवाना उनसे कि बीआरआई को धपड़धूस करवाना था आंग सान सूकी के जरिए, तो उन्होंने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उनको दिलवा दी। मोदी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीडर जिन्होंने आंग सान सूकी को कंग्रेचुलेट किया था इस विक्ट्री के बाद। लेकिन इसके बाद मिलिट्री जनता ने रिटालिएट किया कि ये किस तरह से इनको लेकर आ गए हैं, और उन्होंने कहा ये तो धांधली हुई है इलेक्शंस के अंदर, उन्होंने हटा दिया उसको। अब देखें, ये बांग्लादेश का नेबरहुड है, रीजन के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने अप्रैल में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स मस्ट सिट टुगेदर इन बांग्लादेश एंड इंश्योर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। किसी को भी नहीं हो, लेट द पीपल डिसाइड, जो भी बांग्लादेश के लोग डिसाइड करना चाहें वही होना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अगर इंजीनियरिंग करने की कोई कोशिश करेगा तो डिस्टेबलाइजेशन होगी, समझ रहे हैं आप? कुछ भी कोई बाहर से, जैसे कि इंडिया चाहता है फला पार्टी जीत जाए, ये पार्टी जीत जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जो है ना, लोग सबसे बड़े जज होते हैं। पब्लिक जो पावर होती है, पब्लिक जो ओपिनियन होता है, वो बेस्ट ओपिनियन होता है। जिसको लोग वोट दें वही आना चाहिए पावर में। लेकिन ये जो डिस्टेबलाइजेशन का खतरा है ना, इसको रोकना चाहिए सबको मिलके। बांग्लादेश कैन नॉट अफोर्ड पॉलिटिकल कियास। उसकी इकोनॉमी बेहतर तरीके से डेवलप हो रही है, अगर वहाँ पर पॉलिटिकल कियास आ गया तो उसकी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का मिसाल आपके सामने है ना, इमरान खान कहता है मुझे अमेरिका ने हटाया है, कहता रहता है मुझे अमेरिका ने हटाया है। अभी तक पाकिस्तान संभल नहीं सका गवर्नमेंट चेंज के बाद। इमरान खान सड़कों पे लाखों लोग लेकर आ रहा है मुसलसल। कल तो बल्कि इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस करके पुलिस से गिरफ्तार कराने की अटैम्प्ट भी की गई है। लेकिन हुआ ये कि रातों रात लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर फिर से सड़कों पे आ गए पाकिस्तान में, और फिर ये अटैम्प्ट नाकाम बना दी गई थी। बांग्लादेश के अंदर भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशंस मौजूद हैं पहले ही, जो कि कभी भी फट सकते हैं, और एक सियासी टर्मोइल मुल्क के अंदर पैदा हो सकता है। इसको रोकने का सही टाइम इस वक्त है, आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस में कुछ महीने पड़े हुए हैं, इसको रोकने का सही टाइम यह है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स मस्ट सिट टुगेदर
टू काउंटर दिस थ्रेट, और इस थ्रेट को काउंटर करने का वाहिद हल जो है ना, सिर्फ एक ही सलीशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये होते हैं, पब्लिक बांग्लादेश की डिसाइड करती है कि फ़ला बंदा हमारा रूलर होना चाहिए, तो ट्रस्ट में ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये रिजॉल्व हो सकती हैं।